प्रकृति में भोजन के लिए बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। किसी का खाना बनने से बचने के लिए कुछ शिकार ने बहुत ही भयानक रक्षा तकनीकों का रुख कर लिया है, लेकिन जाहिर तौर पर प्रकृति के कुछ सबसे हार्डकोर जानवरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहरीले और नुकीली चीजों की भूख रखने वाले जीवों से लेकर हड्डी और चटनी, सभी चीजों के कुछ अजीब से दीवानों तक। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ऐसी जानवरों के नाम है जो कि घातक भोजन खाने के लिए विकसित हुए हैं। कछुए का सफाया। कछुए समुद्र के सबसे प्यारे जानवरों में से एक हो सकते हैं, लेकिन इन रेप्टाइल्स की हैरान करने वाली और खतरनाक डाइट को देखकर आप चौंक जाएंगे। और नहीं, मैं यहाँ समुद्री प्लास्टिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेदरबैक कछुए जो अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों में पाए जाते हैं, नियमित रूप से चुभने वाली इस जेलीफिश को खाते हैं। यहाँ तक कि इसमें कभी कभी बॉक्स जेलीफिश भी शामिल होती है, जिसमें जानवरों के किंगडम के कुछ सबसे शक्तिशाली जहर को पाया जाता है। बॉक्स जेलीफिश के टेंटिकल्स छोटे जहर से भरे सेल्स में ढके होते हैं, जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है। और जब कोई भी बेचारी छोटी मछली इन घातक टेंटिकल्स के संपर्क में आती है तो आमतौर पर चौंक जाती है, मार दी जाती है और फिर आखिर में इसके द्वारा खा ली जाती है। इंसानों में बॉक्स जेली के डंक के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बेहद दर्द होता है, जिससे ब्लड प्रेशर में गिरावट, सांस लेने में मुश्किल और यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। लेकिन इन लेदरबैक वाले जनाब को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। सारा श्रेय इसकी मोटी त्वचा को जाता है, जो खास तौर से उनकी चोंच के आसपास और एक बख्तरबंद खोल में होती है। ये कछुए ऐसे टेंटिकल्स की चिंता किए बगैर ही जेलीफिश पर झपट कर उनसे अपना पेट भरते हैं। रात के खाने के दौरान एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सैकड़ों छोटे कांटेदार प्रोजेक्शंस, जिन्हें पेपलिक कहा जाता है, इसके गले के नीचे उनकी आंत तक पूरी तरह से तैयार रहते हैं। बाप रे, मैं तो इन्हें मासूम समझ रहा था भाई। ये मोटे, लचीले और थोड़े नरम कांटे जेलीफिश को दबोचने में मदद करते हैं और कछुए के ओसोफेक्स को किसी भी ढंग से बचाव के लिए कुशन का काम करते हैं। इतने जहरीले डंक होने के बावजूद भी ये जेली इन लेदरबैक कछुओं के लिए एक बहुत ही सुरक्षित स्नैक के रूप में मारी जाती है। भाई, देखकर भूख लग रही है ना? शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लाखों ललचाने वाले वीडियो जिनसे आपकी सारी भूख मिट जाएगी भाई। इसलिए उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले और हाँ, इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कुछ भी छूटे ना। तो वो कहाँ थे हम? पत्थर से भी सख्त पेट। हाल ही में फिलीपींस में शिप वॉर्म मोलस्क की एक नई प्रजाति खोज कर ली गई, जिसे स्थानीय लोगों ने एंटीगा का नाम दिया। और इन जनाब में एक अजीब पर बहुत ही खास खूबी है। आमतौर पर शिप वॉर्म, जो अमूमन 8 से 18 इंच के बीच बढ़ते हैं, पानी में पाई जाने वाली लकड़ी को कुतरने के लिए जाने जाते हैं, जिससे उन्होंने सालों से नाविकों की नाक में दम कर रखा है। 1503 में इन खतरनाक मोलस्क ने क्रिस्टोफर कोलंबस के कम से कम 2 जहाजों को पूरा कुतर कर उनको डुबो दिया जब वे अमेरिका की यात्रा के लिए निकले थे। लेकिन अविश्वसनीय रूप से अब शिप वॉर्म की इन नई खोजी गई प्रजातियों का लकड़ी से भी ज्यादा इंडिजेस्टेबल चीजों पर दिल आ गया और उनकी मनपसंदीदा डिश अब ये चूने पत्थर की चट्टान बन गई। अब जाहिर है कि चट्टानों को खाना इंसानों के लिए एक भयानक आइडिया होगा, क्योंकि चट्टान चबाई नहीं जा सकती और गलती से अगर इंसान इन्हें निगल ले तो उसका दम घोंट कर उसकी जान ले सकती है। लेकिन जरा इस पर गौर फरमाएं, कुछ जानवरों को डाइजेशन में मदद के लिए चट्टानों को निगलने के लिए जाना जाता है। कुछ पक्षी जैसे शतुरमुर्ग चट्टानों को निगल लेते हैं और उन्हें अपने पेट में उस एक हिस्से में जमा कर देते हैं जिसे गिजार्ड कहते हैं। जब ये मस्कुलर गिजार्ड सिकुड़ता है तो चट्टानें उनके पेट की सामग्री को पीसकर उन्हें खाने लायक बना देती हैं, जिससे बेचारों को कभी दांतों की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन ये बहादुर पक्षी भी असल में इन चट्टानों को बचाने की ताकत नहीं रखते और चल मान भी लें कि वो चूना पत्थर को तोड़ देते हैं, पर ये पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जो कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसे ज्यादा मात्रा में निगलने पर पेट में दर्द, मतली और उल्टी के कारण हो सकता है। लेकिन आप सुनिए, ये एंटीगो शिप वॉर्म न सिर्फ चूना पत्थर में छिपते हैं बल्कि वे इसे निगल भी जाते हैं। इन मोलस्क के पास ऐसे हजारों तेज फ्लैट दांतों की सेना होती है, जिन्हें मानो चूना पत्थर को बचाने लायक टुकड़ों में पीसने के लिए ही ऊपर वाले ने बनाया हो। फिर आखिर में वो इसे रेत के रूप में बाहर निकाल देते हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि ऐसे कीड़ा क्यों करता है, क्योंकि इन चूना पत्थर से उन्हें कोई खास पोषण तो मिलता नहीं। इसकी जगह वो अपने गिल्स में मौजूद बैक्टीरिया से अपना सारा पोषण प्राप्त करता है। भाई जो भी हो, पर अगर आपने इन एंटीक को डिनर पर बुलाया ना तो लाइम पाई को भूल जाओ, क्योंकि ये सब तो चूना पत्थर के भूखे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना दोस्तों। हड्डी खाने वाले गिद्ध। अगर आप क्रंची खाने के बड़े शौकीन हैं तो शायद आपको इनकी दाढ़ी वाले गिद्ध दोस्तों के साथ बड़ी अच्छी पटेगी। पूरे दक्षिण यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाले इन पक्षियों की 70 से 90% डाइट वो होती है जिसमें भरपूर हड्डियां हो। ये दाढ़ी वाले गिद्ध ज्यादातर हड्डियों को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर के मैरों में हाई फैट कंटेंट होता है। उन्होंने बड़ी हड्डियों को तोड़ने का जुगाड़ तक सीख लिया है। वो इन्हें आराम से पहले हवा में 500 फीट तक ऊपर झुला लेते हैं, फिर धड़ाम से बोन को नीचे सख्त पत्थरों पर गिरा
लगाते हैं, फिर आराम से गिद्ध हड्डी के टुकड़ों से उस मजेदार और पौष्टिक मैरों को निकालकर मजे करते हैं। इसके अलावा ये गिद्ध हड्डियों को पूरी तरह से निगलने में भी सक्षम है, ताकि ये पक्का हो सके कि मैरो जरा सा भी बर्बाद ना हो। माना कि कुत्ते इधर उधर पड़े कार्टिलेज के थोड़े टुकड़ों को चबाते हैं, पर बाकी सभी जानवरों के लिए हड्डियां ढाप जाना नामुमकिन सा काम है। सौभाग्य से इन बॉलसी पक्षियों ने निहायती क्रोसिव 0.7 pH के साथ अपने पेट के एसिड को विकसित कर लिया है। उनके खट्टे पेट न सिर्फ हड्डियों को घोलने में मदद करते हैं, बल्कि इन पक्षियों और बाकी गिद्धों को साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया से बचाते हैं, जो कि गिद्धों के सड़ने वाले भोजन जानवरों के शवों पर पाए जाते हैं। गुरु बढ़िया है, पर ये याद रखें कि ये सब पाने के लिए पहले उन्हें हड्डियां निगलनी पड़ती हैं। बस इसी वजह से बाकी के जानवर ऐसा करने से थरथर कांपते हैं, चाहे वो दम घुटने का खतरा हो या अंदरूनी अंगों का तेज किनारों से फटने का डर। ये हड्डी खाने वाला भोजन मौत को बुलाना जैसा है, पर इनसे इन दाढ़ी वाले भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका लोचदार गला सभी आकारों और उनके सभी अवशेषों को निगलने का जिगरा रखता है। इनके गले की दीवार का अंदरूनी हिस्सा भी बाकी जानवरों के मुकाबले मोटा होता है, जो किसी भी तेज किनारों से पियर्सिंग को रोकती है। ये हुआ ना वो फ्रांस वाला असली बोन एपेटिट। लंबी गर्दन वालों का असामान्य स्वाद। सिर्फ गिद्धी नहीं है जिन्हें हड्डियों में खासा स्वाद आता है। एक अजीब और अप्रत्याशित ट्विस्ट से आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आमतौर पर शाकाहारी होने के बावजूद जिराफ भी शवों को खाते हैं, जिससे वो अपनी डाइट में जरूरी कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा उनको मिलती रहे, ताकि उनका शरीर अच्छे से विकसित होकर मजबूत बने। जबकि ये भारी भरकम अफ्रीकी स्तनधारी असल में हड्डियों को निगलते नहीं है, बल्कि वे उन्हें चबाते हैं और चाटते हैं, जिससे अपनी लार का उपयोग करके उन्हें सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हड्डियों को टटोलने से कम या फिर ज्यादा परेशान काम करने वाला भाई। अगर आपको लगता है कि हड्डियां क्रूर थीं, तो जनाब थोड़ी प्रतीक्षा करें और जिराफ के बाकी पसंदीदा ट्रीट के बारे में सुने। जी हाँ, घातक बबूल का पेड़। समय के साथ इस पेड़ ने जानवरों को चरने से रोकने की कोशिश करने के लिए एक शैतानी ताकत विकसित की है। इस भयानक पेड़ के उस तरह जैसे नुकीले कांटे 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं, और जब तक कि कोई जानवर चेहरे के एक्यूपंक्चर की तलाश में नहीं है, तब तक उनसे दूर रहने में ही सभी जानवर अपनी भलाई समझते हैं। हालांकि जिराफ के पास एक चिपचिपा सॉल्यूशन होता है। अपने मोटे होंठ और लंबी लचीली जीभ का उपयोग करके, जो ग्लूपी और सुरक्षात्मक लार में लिपटे होते हैं, जिराफ टहनियों और पत्तियों को कुतरने और उनका मजा लेने से पहले बबूल के टहनियों से ज्यादातर नुकीले कांटों को हटा सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकती। बबूल का पेड़ खाने पर कड़वे स्वाद और टैनिन छोड़ देता है, जो 5 एंजाइम को बांध सकता है, और ये भोजन से पोषण प्राप्त करने की जानवर की क्षमता को भी गड़बड़ा देता है, और ये बड़ी मात्रा में लिए जाने पर टॉक्सिक भी साबित होता है। 1990 में दक्षिण अफ्रीका में 3000 हिरण मारे गए बबूल के पेड़ों पर लगातार बड़ी मात्रा में चढ़ने के बाद। भाई जिराफों क्या, हाँ याद नहीं है कि मैंने आपसे क्या कहा था कि वे हार्डकोर होते हैं। उनकी लार में टैनिन को बांधने वाले प्रोटीन होते हैं, जो टैनिन के टॉक्सिक प्रभावों को शानदार ढंग से बेअसर करते हैं। समस्या लेकिन यह है कि इन बड़े स्तनधारियों द्वारा प्रोड्यूस की गई पूरी लार जिराफ चूल के गैलन को पैदा कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हालांकि लार वो इकलौती गंदी शारीरिक फ्लूइड नहीं है जो जिराफों के लिए एक महत्वपूर्ण फिर भी अजीब मदद प्रदान करता है। उनका मूत्र भी एक अजीब व गरीब काम में मदद करता है। ये रिवॉल्टिंग लग सकता है, पर नर जिराफ अपने होने वाले साथी का पेशाब भी निकलने को तैयार होते हैं, ये तय करने के लिए कि वो साथी फर्टाइल है या नहीं। छी यार भाई, जरा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तो देखो, मुझे तो उल्टी आ रही है। हालांकि देखने में जितना भी अजीब लगे, पर उसका वो मजाकिया पाउट असल में जिराफ के पेशाब को और ज्यादा हेरिएट करके अच्छे से परखने का तरीका है। एक नॉन फर्टाइल मादा अगर जिराफ को संतान का सुख नहीं दे सकती, ये बस उसकी ऊर्जा की बर्बादी होगी। इसलिए ओव्यूलेशन के टेस्ट के लिए पेशाब को निकलने से उन्हें सच जल्दी पता चल जाएगा। भाई ये तो अल्ट्रा लेजेंड निकला। नुकीला खाना। जिराफ एकमात्र ऐसे जानवर नहीं है जिनकी नुकीली चीजों से इतना ज्यादा लगाव है, फिर चाहे वो मूत्र हो या हड्डियां। इस खतरनाक नाम वाले वुल्फ ईल को समुद्री आर्चिन्स को चबाना भी पसंद है। अगर आप नहीं जानते तो समुद्री आर्चिन पूरी तरह से ऐसे सुरक्षात्मक रीढ़ से ढके होते हैं, जो अक्सर एक जहरीली किक से लैस होते हैं। खुद को किसी का दोपहर का भोजन बनने से रोकने के लिए प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के पानी में घूमने वाली वुल्फ ईल के लिए वे रीढ़ बिल्कुल डरावनी नहीं है। वे इन स्पाइकी भोजन को खाने में पूरी तरह से सक्षम है। शुक्र हो उनके बड़े और सूजे हुए होठों का, जो स्पाइंस के वार को नरम कर देते हैं, जिससे उनके शक्तिशाली जबड़ों को अर्चिन की सख्त बाहरी परत से होकर उनके स्वादिष्ट मांस पर क्रंच करने की इजाजत मिलती है। ये सब उनके बड़े डरावने वाले दांतों की बदौलत से और आसान हो चुका है, जो मजबूत पकड़ और कुचलने की शक्ति के लिए उनके गले में भी मौजूद होते हैं। वे अनोखे गले के दांत भी यूरिनिन स्पाइन को, जो पहले जहरीला था, नीचे रास्ते में 1 महीने से चूरमे में बदलने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें पचाते वक्त ज्यादा सर्दी बना करनी पड़े। इसलिए ये देखते हुए कि ये जीव मस्ती के लिए स्पाइकी डेथ स्पेयर रखता है, बेहतर हुआ कि आप ये पक्का कर लें कि आपका कोई भी हिस्सा कभी भी इस वुल्फ के मुंह के पास ना हो।
घातक दावतें। जब आप एक स्वादिष्ट स्नैक के बारे में बात करते हैं तो मुझे यकीन है कि न्यूट्स आपकी सूची में सबसे ऊपर नहीं है। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका के गार्टर स्नेक अक्सर न्यूट्स पर ही दावत करते हैं, खासकर जब ये सख्त चमड़ी वाली किस्मत की बात आती है तो। हालांकि ये एम्फीबियन न सिर्फ खाने में बेकार लगते हैं बल्कि ये एक बेहद खतरनाक स्नेक भी हैं। ये हानिकारक न्यूट अपनी गर्दन पर ग्रंथियों में एक जहर रखता है जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन या फिर TTX के रूप में जाना जाता है। सिर्फ एक ही खुरदरी त्वचा वाला न्यूट ऐसे 15 मिलीग्राम जहर को प्रोड्यूस कर सकता है और एक इंसान को ऊपर पहुंचाने के लिए सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर ही काफी है। TTX सोडियम चैनल नाम के शारीरिक सेल्स के अंदर मौजूद मेम्ब्रेन को बांधता है, जो कि नर्व से सेल्स तक संकेतों के आने जाने में खासी गड़बड़ी करता है। ये मांसपेशियों को सिकुड़ने जैसे कामों को रोकने के लिए नर्व इम्पल्स को नियंत्रित करने की क्षमता को रोकता है। अगर जरा सा भी सेवन किया जाए तो TTX की थोड़ी मात्रा भी उल्टी, दस्त और एक्सट्रीम पैरालिसिस की वजह बन सकती है। आपको लगेगा कि ये दिलदार गार्टर सांपों को दूर करने के लिए काफी रहेगा, लेकिन आप गलत हैं। तो वे इस वर्जित नाश्ते का आनंद कैसे पा रहे हैं? खैर, इन टॉक्सिक पदार्थों का मुकाबला करने के लिए सांप के सोडियम चैनल का आकार एवोल्यूशन की वजह से समय के साथ बदल चुका है। इस तरह TTX उनके सोडियम चैनलों से आसानी से नहीं जुड़ता, जिससे सांप को इस जहर से बचने में एक बड़ी मदद मिलती है। किसी गार्टर स्नेक को मारने के लिए TTX के लगभग 100 मिलीग्राम जितनी मात्रा लगेगी, जो एक ही बार में पूरे 7 न्यूट्स को खाने के बराबर है। इसलिए जब तक ये फिसलते सांप इन खुरदुरे न्यूट बोफे पर कुछ ज्यादा ही नहीं चढ़ेंगे, तब तक वे इन जहरीले राक्षसों को एक एक करके आराम से खा सकते हैं। लेकिन न्यूट वो इकलौता घातक स्नेक नहीं है जो कि सांप की आंखों को भाता है। अरे, कुछ सांपों को ऐसे खाते हुए देखा गया है। जी हाँ, खुद को ही सही सुन रहे हैं आप। क्योंकि सांप कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं, इसलिए वे पसीने या हाफनी ऐसी चीजों के जरिए अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते। तो एक सांप जो थोड़ी धूप की तलाश में ऊपर उठे, वो जल्दी से बहुत गर्म हो सकता है, जिससे सांप के मस्तिष्क के काम करने का तरीका पूरा उलट पुलट हो सकता है और भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसके नतीजतन उन्हें कभी कभी ज्यादा भूख लग जाती है और वो गलती से अपनी हिलती हुई पूंछ को शिकार समझ बैठते हैं। अगर वे शांत होकर अपने होश में नहीं आते हैं तो सांप खुद को ही मारकर खा सकते हैं, चाहे वो खून की कमी से हो, संक्रमण से या फिर दम घुटने से। इसकी तो टाटा फिस हो गई भैया। चूहे का बदला। सांप वो एकमात्र जानवर नहीं है जो खाने के लिए घातक एम्फीबियंस के खून के प्यासे हैं। रागली, जिसे पानी का चूहा भी कहा जाता है, को जहरीले केन टोड्स का भोजन करने के लिए जाना जाता है। अगर कोई इंसान इन टोड्स में से किसी एक को चबाता है तो बोफोटॉक्सिन नाम का जहर शुरू में उल्टी और दस्त का कारण बनेगा और 1 घंटे के अंदर ही इसके लक्षण और तेज हो जाएंगे। दिल बिल्कुल तेज गति से धड़कना शुरू कर देगा। शरीर के चारों ओर खून को पंप करने में भी असफल हो सकता है और इससे आपकी मौत हो सकती है। ये चालक केन टोड्स पर बस पिछली शताब्दी में ही ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे। फिर भी वहां के कई देशी जानवर इन जहरीली शक्तियों का तोड़ नहीं निकाल पाए। जैसे कि 1930 के दशक में केन टोड्स की शुरुआत के बाद से पीले धब्बेदार मॉनिटर छिपकलियों की आबादी, जो केन टोड्स के शिकारी हैं, 90% से भी कम हो गई इन जहरीले टोन पर घातक दावत के कारण। लेकिन इन छिपकलियों के उलट ऑस्ट्रेलिया के मूल जीव ये रकाली पानी के चूहे बिना लड़ाई किए या दावत बने हार नहीं मानेंगे। उन्होंने घातक साइड इफेक्ट्स के बिना शैतानी टोड पर नाश्ता करने के लिए एक सरल तरीका तैयार किया है। अब मैं आपको थोड़ी चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि बहुत हार्डकोर होने वाली है। दावत के लिए पानी के चूहे अपने दांतों से खुली छाती को काटने से पहले टोड को पलट देते हैं। वे ऐसा केन टोड के कम से कम जहरीले हिस्सों को टारगेट करने के लिए करते हैं और वे इनके दिल और जिगर को निकाल कर खाते हैं, जैसे कि ये कोई नेचर ऑपरेशन का वर्जन हो। इस तरह पानी की चूहे बहुत ज्यादा बोफोटॉक्सिन के सेवन से बचते हैं, जो ज्यादातर गर्दन की ग्रंथियों और त्वचा पर पाया जाता है। और ये चूहा तो छोटे पैकेट का बड़ा धमाका निकला भाई। बुजी श्रू। प्रकृति के सभी खतरनाक भोजन पहली नजर में खतरनाक बिल्कुल नहीं लगता। अब इस बर्टम ताड़ के पेड़ को ही देख लीजिए। मलेशियाई रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में पाई जाने वाली ये वनस्पति ज्यादातर खतरनाक नहीं लगती है ना, लेकिन खबरदार, इस पेड़ के फूलों का शक्तिशाली अमृत इंसानों को मदहोश कर सकता है भाई। हालांकि बिल्कुल वैसा नहीं जैसा हमने अब तक देखा है। बर्टम फूलों के हथेली में स्वाभाविक रूप से यीस्ट की बड़ी आबादी होती है और ये यीस्ट हथेली के अमृत को फर्मेंट करता है, जो कि अल्कोहल का 3.8% कंसंट्रेशन रखता है, एक लाइट बियर जितना। पेन टेल ट्री श्रू को इस मदमस्त करने वाले अमृत से प्यार है और बस कुछ ही पाउंड वजन के बाद ये छोटे जीव अपने छोटे शरीर के वजन के लिए एडजस्टेड हर रात लगभग 10 ग्लास वाइन के बराबर पीते हैं। अगर कोई इंसान हर रात उतनी शराब का सेवन करता है जितना कि पेन टेल्ड हर रात करता है, तो ये जल्दी से लीवर की बीमारी, हार्ट फेलियर और एल्कोहल पॉइजनिंग का कारण बन सकता है और मौत भी हो सकती है। हालांकि ये चतुर जीव बेफिक्र होकर लगातार इसका सेवन अपने हाई शुगर लेवल की वजह से लगातार करते रहते हैं। आपको लगता होगा पेन जैसी पूंछ वाली ये ट्री श्रू अपनी मधोशी और ऊबड़ खाबड़ व्यवहार से जंगल में भटकता या नशे में अपनी क्रश को टेक्स्ट कर सकते हैं।
हालांकि ये छोटी छोटी डोज शराबी अमृत के सेवन से कोई बुरे इफेक्ट्स नहीं दिखाते हैं, यहाँ तक कि ये बिल्कुल नशे में नहीं दिखते हैं। तो उनका राज क्या है दोस्तों? ये सारा किया धरा इनके अल्कोहल के टॉक्सिक पदार्थों को कम टॉक्सिक पदार्थों में प्रभावी ढंग से मॉडिफाई करने की क्षमता है। ट्री श्रू शराब के ज्यादातर भाग को अल्कोहल के नॉन इंटॉक्सिकेटिंग बाय प्रोडक्ट जिसे एथिल ग्लूकुरोनाइड या ईटीजी भी कहते हैं उसमें बदल देते हैं, जो फिर उनके फर में चला जाता है। पता चला है कि वे अल्कोहल पर हमारे जैसे बाकी स्तनधारियों की तुलना में ज्यादा निर्भर रहते हैं। जैसे पेन टेल्ड ट्री श्रू के बालों में ईटीजी की मात्रा 30 गुना ज्यादा होती है, जो उस व्यक्ति में मौजूद होगी जो कि बहुत ज्यादा शराब पीता है। और यहाँ हम सोच रहे थे कि बस हम इंसानों के खासा शराब पीने पर अधिकार है। लो, बूजी पेन टेल ट्री श्रू मिल गया जो एक असली पार्टी एनिमल निकला मेरे भाई। मैसिव माउथफुल। आपको सुबह नाश्ते में अंडे कैसे पसंद है? चुम्बन के साथ? उबला हुआ, तला हुआ, शायद पूरा निगलना, बिल्कुल है ना? नहीं, हाँ, जब तक कि आप अंडा खाने वाले सांप ना हो। हाँ, ये बिना दांत वाले रेप्टाइल सिर्फ अंडों पर ही मजे करते हैं। वो अपने इस भोजन को पूरा निगलते हैं तब भी जब अंडा उनके मुंह से 4 से 5 गुना चौड़ा क्यों ना हो। सांप के जबड़े हमारी तरह आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो एक इलास्टिक लिगामेंट से जुड़े होते हैं जिससे उनका मुंह 150 डिग्री तक खुल सकता है। ये तब अंडे के ऊपर अपने खिंचाव वाले शरीर को थोपने की एक धीमी प्रक्रिया है। ये देखिए। जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो सांप सांस लेने के लिए अपने मुंह में एक चलने वाले ओपनिंग का यूज करते हैं जिसे ग्लोटिस कहा जाता है। इससे काम लेने के लिए चारों ओर पैंतरेबाजी की जा सकती है ताकि हवा का आना जाना मुंह भरे होने के बावजूद भी ना रुके। भोजन को पूरी तरह से निगलने के बाद अंडा खाने वाले सांप अपनी रीढ़ की हड्डी में मजबूत मांसपेशियों और हड्डी के उभार पर भरोसा करते हैं, जो अंडे के छिलके को पंचर करके पिचकाते हैं जिससे अंडा आराम से डाइजेस्ट हो जाए। यार, मेरा इसके बारे में सोच कर ही ना दम घुटने लगा मेरे भाई। सांपों की तरह मेढक भी अपना भोजन पूरा निगलते हैं, लेकिन अंडे के बजाय वे आमतौर पर कीड़े और बाकी छोटे शिकार को करना पसंद करते हैं। ज्यादातर मेढकों के दांत भी नहीं होते हैं, लेकिन अपने जबड़े को चौड़ा करने के बजाय वे अजीब तरह से भोजन को निगलने में मदद करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। जब शिकार मेढक के मुंह में होता है तो उनकी आंखें पीछे हट जाती हैं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण शिकार को मेढक के गले से नीचे ले जाने के लिए एक्स्ट्रा स्प्रिंग मिलती है। इस फैक्ट के लिए धन्यवाद कि मेढक अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। घुटन शायद ही कभी उनकी दिक्कत बनी हो, इसलिए एक बड़ा भोजन हमेशा तैयार रहता है। हालांकि शायद इस क्लिप में की गई कोशिश की तरह नहीं। Oi. Oi. No. No. Really? लेकिन गलती से अगर मेढक पूरी तरह से कुछ बड़ा निगल लेता है या कुछ ऐसा जो जहरीला या परेशानी भरा साबित हो तो इन एम्फीबियंस ने एक अविश्वसनीय रिस्पॉन्स विकसित कर लिया है। उल्टी की तो भूल जाओ, क्योंकि मेढक और टोड उनके लिए अपना पूरा पेट बाहर निकाल देते हैं। उनके सामने के पैर अनवांटेड शिकार को हटा देते हैं और फिर वो अपना पेट फिर से निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास हम लोगों जैसे उल्टी करने की क्षमता नहीं होती। मैंने पहले कभी इस पर गौर नहीं किया, लेकिन हम इंसान खुशकिस्मत हैं कि हम उल्टी कर सकते हैं और हमें वो नहीं करना पड़ता जो मेढक करते हैं। लेकिन ये बस रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस नहीं है जिनके पास अपनी इतनी बड़ी भूख को संभालने के लिए ऐसे यूनिक टूल्स हैं। काली निगलने वाली मछली अटलांटिक महासागर में 2.5 मील से ज्यादा की गहराई पर पाई जाती है और ये ऑल यू कैन ईट बफेट का एक राजा है। गहरे समुद्र में भोजन इतना दुर्लभ है कि काला निगलने वाला जब खाता है तो उसे दावत देनी पड़ती है। बड़े लचीले जबड़ों के साथ ये बड़ी मछली को पूरा निगलता पेट में इतना खचाव होता है कि वो अपने आकार से 2 गुना और अपने वजन का 10 गुना भोजन कर सकता है। फिर भी उसकी आंखों की भूख कभी कभी उसके पेट से बड़ी हो जाती है, जैसे वो कुछ कह रही हूँ। कभी कभी दबोचा हुआ शिकार काले निगलने वाले के स्ट्रेची फिर भी पतले पेट के माध्यम से काट या फिर छेद सकता है, जिसके चलते इस लालची मछली को जान से हाथ धोना पड़ता है। और तो और अगर वे बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करती हैं तो पेट के अंदर की मछली इसके पचाने के लिए समय मिलने से पहले ही सड़ जाती है। डिकम्पोजिशन से निकलने वाली गैस काले निकलने वाले को समुद्र की सतह पर बेसहारा ले जाकर छोड़ देती है, जहां उसके शरीर पर पड़े दबाव में गंभीर परिवर्तन के कारण उसकी मौत हो जाती है। कभी कभी ये सच में एवोल्यूशन की तरह लगता है, या भगवान या जो कोई भी आपकी नाव चला रहा है उसने पृथ्वी पर कुछ प्राणियों के शरीर को आधे मन से बनाया भाई।
गैसी कीड़े। ब्लैक स्वॉलोवर की तुलना में गहराई पर कुछ बड़े ट्यूब कीड़े भी बसते हैं। ये जीव किसी तरह प्रशांत महासागर की सतह से 8000 फीट नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट के साथ जिंदा रहते हैं। ये वेंट गर्म मैग्मा द्वारा गर्म किए गए समुद्री जल को बाहर निकालते हैं। जारी फ्लूइड का तापमान मसालेदार 700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सौभाग्य से इन बड़े ट्यूब वर्म के लिए गहरे समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी हाइड्रोथर्मल वेंट से निकाले गए लिक्विड पदार्थ के तापमान को जल्दी से ठंडा कर देता है, इससे पहले कि वो उनको नुकसान पहुंचा सके। ना जलना एक बात है, लेकिन इतनी गहराई में कोई चीज असल में क्या खा सकती है भाई। खैर, इन ट्यूब वर्म का कोई मुंह नहीं होता और वो तकनीकी रूप से बिल्कुल नहीं खाते। इसके बजाय उनके पास ये ट्रोफोसोम वाली चीज होती है, बैक्टीरिया से भरा एक अंग जो उन्हें सच में अनोखे तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है। ये हाइड्रोथर्मल वेंट, जिसके चारों ओर ये बड़े बड़े कीड़े होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की हाई कंसंट्रेशन को बाहर छोड़ते हैं। ये गैस इंसानों समेत ज्यादातर जानवरों के लिए जहरीली होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के लो लेवल तक का एक्सपोजर भी आपकी आंखों को चला देगा, और अगर ये सांस द्वारा अंदर ली जाती है तो इससे सिर दर्द, मेमोरी लॉस और गंभीर मतली हो सकती है। ट्यूब वर्म के लिए सौभाग्य से उनमें मौजूद ट्रोफोसोम के अंदर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग एनर्जी सोर्स के रूप में करते हैं, उस प्रक्रिया की मदद से जिसे कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। यह आमतौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में बदल देता है, जिस पर ट्यूब वर्म फिर टूट पड़ते हैं। यार, इस तरह की गैसी डाइट के साथ शायद ये सबसे अच्छा है कि वे सतह से 8000 फीट नीचे ही रहें। एक कोआला टी स्नेक। उनके प्यारे लुक के साथ आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि कोआला एक घातक डाइट लेते हैं, लेकिन ये सच है और ये सब नीलगिरी के पेड़ों की देन है। ज्यादातर जानवरों के लिए नीलगिरी के पेड़ की पत्तियों पर दावत करना खुद को जोखिम में डालने जैसा है। इस पौधे की पत्तियों में यूकेलिप्टोल होता है, ऐसा पदार्थ जो अपनी पूरी फॉर्म में 3.5 मिलीलीटर जितनी छोटी मात्रा में भी मनुष्यों के लिए घातक साबित होता है। ये देखते हुए कि कोआला हर दिन पत्तियों के लगभग 500 ग्राम प्राप्त करते हैं, आप दुआ करते हैं कि वे जहरीली पत्तियों को निगलने के लिए अच्छे से विकसित हुए और तकनीकी रूप से उनके पास ये पावर है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सच कहूं तो एक अजीब भी। कोआला में आमतौर पर बड़ी मात्रा में डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम, यूजफुल गट बैक्टीरिया और एक वेल एडेप्टेड पाचन तंत्र मौजूद होता है, जिससे उन्हें यूकेलिप्टोल टॉक्सिक पदार्थों को तोड़ने और उन्हें बाहर निकालने की इजाजत मिलती है। अमूमन बाकी जानवरों के लिए घातक होती है। हालांकि एक सिर खुजाने वाले ट्विस्ट में बेबी कोआला असल में नीलगिरी को सुरक्षित रूप से पचाने की इस क्षमता के साथ पैदा नहीं होते, इसके बावजूद कि वे लगभग सिर्फ इसे ही खाते हैं। इससे पहले कि बच्चा कोआला नीलगिरी के पत्तों पर दावत कर सके, उन्हें पैप के खाने की जरूरत पड़ती है। सुनने में अच्छा लगा तो जरा रुक जाइए। पैप होता है पूप उसकी माँ कोआला का, लेकिन ये कोई पुराना मल नहीं होता, बल्कि ये मलमूत्र का एक मशिया रूप है जो इन बेबीज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें यूकेलिप्टस को सुरक्षित रूप से पचाने के लिए जरूरी गट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ इंसानी बच्चों का खाना ही बद्दा होता है। केकटाई खाने वाले ऊंट। चाहे वो रेगिस्तान की झुलसती गर्मी हो या भोजन और पानी की कमी, यहाँ सिर्फ सबसे मजबूत जानवर ही जिंदा रह पाते हैं। जैसे ऊंट को ले लीजिए, ये जिद्दी लोग न केवल रेगिस्तानी सूरज की तेज किरणों का सामना करने में सक्षम है, बल्कि वे वहाँ भोजन खोजने के लिए विकसित हुए हैं जहाँ कुछ मिलना नामुमकिन होता है, लेकिन वहाँ खाना है, सच में है। बस जब तक आप ऊंट की तरह इन शातिर नुकीले केकटाई को खाकर खुश हैं तो आपके चेहरे के चारों ओर 6 इंच के कांटे छिदवाने का खतरा काफी है बाकी जानवरों को इन रसीलों से खिलवाड़ करने से रोकने के लिए। लेकिन ऊंट ऐसे कांटेदार पौधे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। उनके मुंह कान के आकार के पपीली से भरे होते हैं, जो कुछ हद तक लेदर बैक कछुओं पाए जाते हैं। ऊंटों के लिए ये मजबूत लचीला पैपिला ज्यादातर केकटाई रीढ़ को उनके मुंह के एकदम कोमल भागों को चीरने से रोकता है। इन केकटाई के टुकड़े खाते समय ऊंट उन्हें मुंह के किनारे पर इकट्ठा करते हैं, उन्हें सीधे नीचे निगलने की कोशिश करने के बजाय, जिससे उन शार्प स्पाइंस को संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर भी ये बहुत ज्यादा काम है, और इस बीच अगर आसान भोजन का अवसर मिले तो ऊंट इसका भी पूरा फायदा उठाते हैं, जैसा कि आप इस अगली क्लिप में देख ही सकते हैं। How are you? We are still here in the camel. अब ये थोड़ा सा रूट लग सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से कैक्टस से आसान ही है। फिर भी अगर इंसानों के पास रोटी के टुकड़े भले ना हो तो रेगिस्तानी कैक्टस से उनका काम चल जाएगा, दुर्भाग्य से। हालांकि सभी जानवर ऐसी शानदार कैक्टस खाने की तकनीक को विकसित नहीं कर पाए हैं। अब जैसे बिल्लियों के ले लीजिए, कोशिश करने का कोई सही कारण नहीं होने के बावजूद ऐसी लाखों बिल्लियों को उनके मालिकों द्वारा ऐसे कैक्टस कुतरते हुए देखा गया है। तो अगर आप कभी अपनी नन्हे बिल्लियों को ऐसे केकटाई का मजा लेते हुए देखें तो खासा चिंतित ना होना, वो शायद उब चुके होंगे, तभी मनोरंजन के लिए ऐसी नई बनावट को टेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन सुरक्षित होने के लिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि आपकी बिल्ली के पास उत्तेजना के बहुत सारे अलग स्रोत मौजूद हों और अपनी केकटाई को उनकी पहुंच से दूर रखें, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऊंट जैसी मौज मस्ती के साथ आपकी प्यारी किटी को एक नुकीला म्याऊं फुल ना मिल जाए। तो इनमें से किस जानवर के घातक आहार ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।